કેમ છો मजामा। अरे मामा, मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े किस्से कहानियों से भरा हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 12 फरवरी 1981 की वह अंधेरी काली रात थी। इस विशेष रात के लगभग 1 बज रहे थे जैसे ही सबीर की कार कमाटीपुरा से बाहर निकली। हाजी अली की दरगाह के चौराहे की तरफ जाने वाले तारदेव के लिए बाईं मुड़ी कि सबीर ने देखा फूलों से सजी एक एम्बेसेडर उसके पीछे पीछे चल रही है। सबीर ने सोचा ये कोई नवविवाहित जोड़ा होगा। आधी रात बीत चुकी थी, मुंबई की सड़कें खामोश हो चुकी थी और उसके बगल में बैठे उसकी माशूका चित्रा शरारती मूड में थी और उसे रोमांस के लिए उकसा रही थी। अचानक सबीर का ध्यान फ्यूल के मीटर की तरफ गया। वह धीरे से बड़बड़ाया और पेट्रोल पंप की तलाश में इधर उधर देखने लगा। तभी उसे याद आया कि कुछ किलोमीटर दूर प्रभावती पर एक पेट्रोल पंप है। वह प्रभावती की ओर निकल पड़ा। तभी अचानक उसका ध्यान गया कि शादी वाली कार अब भी उसका पीछा कर रही है। उसके मन में एक बार तो संदेह हुआ, लेकिन पेट्रोल पंप पर जल्दी से पहुंचने की आस में वह उस कार को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन मामा, फूलों से सजी वह कार असल में उसका जनाजा था। उसमें कोई दुल्हा या दुल्हन नहीं थे, उसमें यमराज के दूत थे, उसका पीछा कर रहे थे। वह दरअसल एक पूरी प्लानिंग के तहत सबीर की कार का पीछा कर रहे थे। ममूर खान कार चला रहा था और उसमें पठान गैंग के अमीरजादा आलमजेब, मानिया सुरवे तथा अन्य लोग बैठे हुए थे, जो आज दाऊद इब्राहिम के भाई साबिर को मारकर पूरे बम्बई अंडरवर्ल्ड पर अपने एक छत्र राज की मोहर लगाने आए थे। हालांकि उस रात उस कार में मानिया सुरवे था या नहीं, यह सवाल आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। खैर, कार में सवार सभी गैंगस्टरों के हाथों में राइफलें, पिस्टलें, तलवारें और लोहे की पाइप थी। सबीर ने प्रभावती पर पेट्रोल पंप देखा और अपनी कार अंदर ले गया। उसने जैसे ही ब्रेक लगाया कि पीछे आ रही फूलों वाली कार ठीक उसके पीछे आकर रुकी। चौकन्नेपन और डर के मारे उसका मन विचलित होने लगा। उसने चित्रा से तुरंत उतरने को कहा और अपनी बंदूक की तरफ लपका, लेकिन सबीर को अब समझते देर हो चुकी थी कि यह एक हमला है। तुरंत हथियारों से लैस 5 आदमी उस कार से उतरे और उन्होंने सबीर की कार को घेर लिया। चित्रा कार से उतर चुकी थी। सबीर के हाथ पैर खौफ के मारे ठंडे पड़ गए थे, गला सूख गया था, खून उसके शरीर में लावा बनकर दौड़ने लगा था। लेकिन तब भी उसे कुछ समझ आता उससे पहले हमलावरों की बंदूकों ने कार के शीशों को चकनाचूर करते हुए और सबीर के जिस्म को छलनी करते हुए अंगारे बरसाने शुरू कर दिए। हमला इतना जोरदार था कि गैंगस्टर की दर्द और यातना की चीखें कुछ ही पल कायम रह सकी। लोहे की बुलेट्स अंधेरी रात में मौत का नंगा नाच कर रही थी। कोई नहीं कह सकता था कि उस रात सबीर पर कितनी गोलियां दागी गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 9 गोलियां उसके जिस्म से और 19 गोलियां आसपास से बरामद हुई थी। जब सबीर की लाश मुसाफिर खाना में लाई गई तो पूरा इलाका दाऊद की माँ और 4 बहनों की चीख पुकार से दहल उठा। बाप इब्राहिम कासकर अपने बेटे के छल्ली शरीर को देख एकदम खामोश था। सबीर का जनाजा फूलों से सजा हुआ था और पूरा मोहल्ला अंधकार के बादलों से शोक में डूबा हुआ था। दाऊद इब्राहिम पूरी तरह टूट चुका था। सबीर की हत्या उसके गुरूर और स्वाभिमान की हत्या जैसा था। वह सदमे में था कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ। कहते हैं उस पूरी रात दाऊद रोता रहा और उसकी आत्मा यह कबूल नहीं कर पा रही थी कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसे अपने जज्बातों पर काबू पाना जरूरी था। उसे अपने रीति रिवाजों से अपने भाई की अंतिम विधियां पूरी करनी थी और वही तो था जिसे अपने परिवार को संभालना था। उसके सारे भाई भी उस रात खून के आंसू रोए थे। करीम लाला, हाजी मस्तान, जेना भाई, यूं कहे मुंबई का हर नामचीन शख्स, हर दोस्त से लेकर हर दुश्मन आज दाऊद के भाई के जनाजे में शामिल होने और साबिर को श्रद्धांजलि देने आए हुए थे। सबीर को सुपुर्द खाक किया गया। उसे पाक नामों को धारण किए बड़े से कफन में लपेटकर ताबूत में लेटाया गया और एक बड़ा जन सैलाब जनाजे के पीछे चल पड़ा। जुलूस मुसाफिर खाना से निकलकर मरीन लाइंस चंदनवाड़ी के कब्रिस्तान की ओर बढ़ चला, जहां सबीर को मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाया गया और पुलिस को अतिरिक्त बल का इंतजाम करना पड़ा ताकि मुंबई में कोई वायलेंस ना हो। दुकानें बंद थी,
पिंधोनी, जेजे मार्ग, डोंगरी, तेली मोहल्ला, मुसाफिर खाना, बोरी मोहल्ला, भिंडी बाजार और मांडवी के आसपास का सारा इलाका एक किले में तब्दील कर दिया गया था। आखिर ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक गैंग की सरगना की, वह भी दाऊद के भाई की हत्या थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी गैंग वॉर। माफिया से लेकर पुलिस, यहाँ तक कि पूरा सिस्टम इस घटना से सतर्क था। हर कोई जानता था इस घटना से क्या नतीजा आने वाला है। अपने भाई को दफनाने के बाद दाऊद ने घर लौटकर उसकी आखिरी रस्में निपटाई। रे मामा, यहाँ तक तो आपने इस कहानी में लव, अयासी, इमोशन, सस्पेंस और आंसू देखे, लेकिन अब इस कहानी का आखिरी अध्याय शुरू होने जा रहा है, जिसमें बदला और वायलेंस भर भर के देखने को मिलेगा। भाई को दफनाने के तुरंत बाद दाऊद अपने भाई की मौत का बदला लेने की कार्रवाई की साजिश शुरू कर देता है। बेशक वह समझ चुका था कि उसके भाई की हत्या के पीछे कौन है। अब उसने पूरे सिंडिकेट की मीटिंग बुलाई, जिसमें डी कंपनी के शूटर, शार्प शूटर दाऊद के भाई अनीस, जिंदुल हक, बाकी दूसरे, रंजीत, खालिद पहलवान, मानो पूरा दाऊद गिरोह वहां इकट्ठा हो चुका था। और दाऊद इन सब से एक ही बात कहता है, बदला चाहिए मुझे, और बदला भी ऐसा कि सालों तक पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में मिसाल बनी रहे। दाऊद को बदला लेना था, हिंदुस्तान की अदालती व्यवस्था के मार्फत नहीं, बल्कि अपने तरीके से, अमीरजादा की मौत से। यह इंतकाम उसके भाई की मौत का बदला लेकर न सिर्फ हिसाब बराबर कर देगा, बल्कि दुनिया तक एक जरूरी पैगाम भी पहुंचा देगा कि उसे चुनौती न दी जाए। दाऊद की आत्मा अपने भाई के कातिलों को मौत के घाट उतारने बावरी हो चुकी थी। दिन बीत रहे थे और दाऊद ज्यादा बेचैन हो रहा था। इधर दाऊद के बापू इब्राहिम कासकर तत्कालीन मुख्यमंत्री AR अंतुलू से मुलाकात करते हैं और अपने बेटे के कातिलों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने की गुहार लगाते हैं। कासकर परिवार को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जरूर न्याय दिलाएंगे, लेकिन समय बीतता गया पर कुछ हुआ नहीं। इधर दाऊद अपने हिसाब से ऑपरेशन करने में जुट गया था। वह जानता था कि भाई की हत्या में अमीरजादा और आलमजेब शामिल है। उसके लोग इन दोनों को पागल भेड़ियों की तरह मुंबई के गलियारों में ढूंढ रहे थे, लेकिन वो दोनों किसी मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गए थे। दोनों का कोई अत्ता पत्ता नहीं था। पुलिस भी उसकी तलाश में थी, लेकिन दाऊद पुलिस से पहले इन दोनों तक पहुंचना चाहता था और उसे अपने भाई के पास पहुंचा देना चाहता था। लंबी तलाश के बाद आखिरकार एक रोज अमीरजादा पुलिस के हत्थे चढ़ता है। गुजरात के अहमदाबाद से अमीरजादा पकड़ा गया, उसे मुंबई लाया गया, लेकिन दाऊद को इससे तसल्ली ना हुई। वह बदला चाहता था, ऐसा बदला कि फिर कभी अंडरवर्ल्ड उसके परिवार की तरफ देखने की जरूरत भी ना करे। दाऊद को लगता था कि अदालतें लोगों को कभी इंसाफ नहीं दिला सकती। उसे यह भी एहसास था कि इस केस की अकेली गवाह चित्रा को खरीदा या धमकाया जा सकता है। अगर निचली अदालत ने अमीरजादा को सजा सुनाई तो फिर वह हाईकोर्ट में बड़े आराम से जमानत पर बाहर आ सकता है और खुलेआम घूम सकता है, और इससे दाऊद की ही बदनामी होगी। दाऊद तो बड़े बड़े डींगे हाँकता था, क्या कर लिया उसके भाई का कातिल तो बिंदास खुले में घूम रहा है। यह एक तरह दाऊद के वर्चस्व को ही चुनौती थी। अगर भाई की मौत का बदला नहीं लिया तो दाऊद अपने भाई का कर्जदार बना रहेगा, खुद अपनी ही नज़रों में वह गिर जाएगा, और दाऊद को ये बात हरगिज मंजूर नहीं थी। आखिरकार डी कंपनी की मीटिंग में यह सुझाव दिया गया कि अमीरजादा को भरे कोर्ट में जज और सैकड़ों पुलिस वालों के सामने मारना पड़ेगा, और इसके लिए किसी बाहरी व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। इस तरह वह हत्या के आरोप से भी बचा रहेगा और भाई की मौत का बदला भी पूरा हो जाएगा। इस ऑपरेशन के लिए कई नामों पर विचार किया गया, जिसमें विदेशी कॉन्ट्रैक्ट किलर तक शामिल थे। उनमें से कुछ तो इटालियन माफिया के लोग थे, लेकिन दाऊद को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो मुंबई का ही हो और मौत की छाती पर बैठकर खून की होली खेलता हो। जल्द ही किसी ने सुझाव दिया कि नॉर्थ ईस्ट टाउन में राजन नायर नाम का कोई डेयरिंग वाला आदमी है। वह अमीरजादा को जेल में या अदालत में जहां चाहे वह मरवा सकता है। खून के प्यासे दाऊद ने राजन नायर को अमीरजादा की सुपारी दे डाली। एक गुप्त मीटिंग हुई दाऊद और राजन नायर की, जिसमें दाऊद का ऑफर स्वीकारा गया और यहीं से लिखी गई मौत की कहानी, अमीरजादा की मौत। और यहीं से दाऊद गैंग में राजन नायर यानी बड़ा राजन की एंट्री होती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको बताएंगे राजन नायर कौन था और अमीरजादा को भरे अदालत में कैसे मौत के घाट उतारा गया था। तो मामा,
आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।